हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @केम विद विशाली। तो ये हमारी वन शॉट सीरीज की सेकंड वीडियो है जिसमें हम अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स वाला चैप्टर कवर करेंगे। एंड ऑलरेडी हम एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर इसमें कवर कर चुके हैं, जिसके पीवाईक्यूज एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उसमें आपको बताए थे। ठीक है, एंड इसमें भी हम पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको इसमें कवर करने हैं। ठीक है, एंड फिर हम 22 और 23 के सारे पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले अल्कोहल्स की बात करूं तो अल्कोहल्स में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इनके मैकेनिज्म, जो इनमें हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म है। हाइड्रेशन मतलब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल वाला, एंड डिहाइड्रेशन वाला मतलब अल्कोहल से अल्कीन बनाने वाला। ठीक है, ये दोनों आपके जो भी मैकेनिज्म्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें जितनी भी नेम रिएक्शन आती हैं, फर्स्ट लाइक जैसे आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपकी जो फिनोल के अंदर जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं, जैसे कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस है, ठीक है, और उसके अलावा रीमर टीमर रिएक्शन है, एंड एक अल्कोहल्स की प्रिपरेशन में जो इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपरेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इससे फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है फिनोल की एसिडिटी से क्वेश्चन कि उस पे जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है वो ग्रुप्स का क्या है। अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हो, तो उससे एसिडिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, के वैल्यू क्या होगी, पीके वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ईथर्स में आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो विलियमसन सिंथेसिस, जो इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन है, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में जो इसकी HI के साथ रिएक्शन है उसका विद मैकेनिज्म, और कौन कौन से जो आपके रिएक्टेंट है वो यूज होने चाहिए रिक्वायर्ड प्रोडक्ट के लिए, वो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से कि आपके क्या क्वेश्चन आए हुए हैं 22 एंड 23 में। तो ये आपका 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि कंपाउंड ए और सी, ये जो आपको कंप्लीट द रिएक्शन दी गई है, इसमें आपको ये बताना है कि कंपाउंड ए और सी में आपका क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें कंप्लीट करना पड़ेगा इस रिएक्शन को, तभी हम रिलेशन बता पाएंगे, पहले जब हमें प्रोडक्ट पता होंगे। ठीक है, तो फर्स्टली आपको क्या दिया गया है, एसिटाल्डिहाइड दिया गया है CH3CHO। ठीक है, तो ये एक एल्डिहाइड है। अगर मैं इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मींस CH3MgBr के साथ रिएक्शन कराऊं तो क्या होगा, हमें पता है ना कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसके अंदर कार्बन एक मेटल से कनेक्टेड है, तो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव एंड इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। एंड यहाँ पे आपका जो कार्बन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और इसमें कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है और ऑक्सीजन आपके न्यूक्लियोफिलिक है, तो CH3 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3CO नेगेटिव, CH3H, और यहाँ पे इंटरेक्शन की वजह से MgBr पॉजिटिव भी आपका कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, देन क्या बोला हुआ है, फर्स्ट तो आपका हो गया ये, सेकंड आपको बोला हुआ है कि इसकी हाइड्रोलिसिस और कर दो, तो हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिला, CH3COH, यहाँ पे H और CH3। अगर मैं इसका नाम दूं तो 1 2 3, मतलब 2 पे आपका ओल प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, प्रोपेन 2 ओल। ठीक है, देन बोला गया है कि आप इसकी डिहाइड्रेशन कर दो। एसिड और हीटिंग की प्रेजेंस में क्या होता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर का रिमूवल कैसे होगा, जिस पोजीशन से आपका OH जा रहा है उसके एडजेसेंट पोजीशन से H जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ पे एक एल्कीन बन जाएगी, ये एल्कीन। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, आपके पास B2H6 और H2O2। सबसे पहले क्या होता है, B2H6 है जो वो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करता है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है ना, हिंडर्ड ग्रुप है, तो ये यहाँ पे आके लगेगा, और फिर हाइड्रोलिसिस में जहां पे आपका BH3 लगा होता है वहीं पे OH आके लग जाता है, तो इसलिए ये आपको कैसा प्रोडक्ट देता है, एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट देता है। तो आपके पास इससे क्या बनेगी, प्रोपेन 1 ओल। इसमें हमारे पास बना था, जो A था वो बना था प्रोपेन 2 ओल, और यहाँ पे क्या बना है, प्रोपेन 1 ओल। तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं, सिर्फ पोजीशन ऑफ OH ग्रुप में। तो दोनों में क्या रिलेशन होगा,
ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमेरिज्म है। देखो आइडेंटिकल तो ये है नहीं, चेंज तो है ना, वो प्रोपेन 1 होल है और वो प्रोपेन 2 होल है। पोजिशनल आइसोमेरिज्म इसलिए है क्योंकि OH की पोजीशन इसमें फर्स्ट है और इसमें सेकंड है। फंक्शनल ये हो नहीं सकते क्योंकि दोनों में ही फंक्शनल ग्रुप आपका अल्कोहल है। और ऑप्टिकल भी नहीं है, ये ऑप्टिकल क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। ठीक है, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग एल्कोहल एंड आइडेंटिफाई टर्शरी कार्बन। एल्कोहल नहीं आएगा भाई, यहाँ पे एल्केन आएगा, ये मिसप्रिंटिंग है। ठीक है, ये एक एल्केन है, यहाँ कहीं भी OH नहीं दे रखा। तो क्या होगा, इसके अंदर हमें टर्शरी कार्बन का पता लगाना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं प्राइमरी कार्बन आपके कौन से होते हैं, जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो, बाकी सारी पोजीशन पे उसके क्या लगा हुआ हो, H लगा हुआ हो। ठीक है, सिर्फ एक साइड कार्बन प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी। सेकेंडरी क्या होता है, जब आपके दो पोजीशन पे कार्बन अटैच हो और बाकी की दो पोजीशन पे हाइड्रोजन अटैच हो, तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। टर्शरी कार्बन क्या होते हैं, जिसकी तीन पोजीशन पे तो कार्बन अटैच हो और एक पोजीशन पे आपके पास हाइड्रोजन हो, तो दिस वन इज टर्शरी। और क्वाटरनरी कार्बन क्या होगा, जिसमें आपके कार्बन की टेट्रावेलेंसी कार्बन से ही सेटिस्फाई हो, मतलब उसकी चारों पोजीशन पे कार्बन ही प्रेजेंट हो, ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपसे कौन से वाला पूछा गया, टर्शरी, लेकिन हम 1 बाय 1 इसमें सारे देखेंगे कि आपके कौन कौन से कार्बन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले देखो, इसमें ये वाला कार्बन जो है ये सिर्फ इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है, बाकी तीन पोजीशन पे क्या है, H, तो ऐसे कार्बन को हमने क्या बोला है, प्राइमरी। ठीक है, देन ये वाला कार्बन आपका इधर भी कार्बन से कनेक्टेड है और इधर भी, बाकी दो पोजीशन पे हाइड्रोजन है, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी। ऐसे ही ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, एंड देन ये भी प्राइमरी। ओके, अगर मैं इस वाले की बात करूं तो देखो इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसकी चारों की चारों पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन, तो ये वाला कार्बन हमारा कैसा हो जाएगा, क्वाटरनरी। और इस कार्बन में एक हाइड्रोजन है, बाकी तीन पोजीशन पे आपके पास कार्बन प्रेजेंट है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, टर्शरी कार्बन। ठीक है, तो सिर्फ हमारे पास एक ही टर्शरी कार्बन प्रेजेंट है और वो कौन से, किससे डिनोट किया गया उसको, बी से। तो बी टाइप का जो कार्बन है वो आपका टर्शरी इन नेचर है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मिथाइल प्रोपीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ। देखो यहाँ पे जितने भी आपको रिएजेंट दिए गए हैं ये सारे किसके हैं, विलियमसन सिंथेसिस के। पहले हम विलियमसन सिंथेसिस को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। ठीक है, देखो भाई विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, आपके पास दो रिएक्टेंट होते हैं, एक होता है आपका फिनोक्साइड आयन और दूसरा होता है हमारे पास एल्काइल हैलाइड। ठीक है, जब एक फिनोक्साइड आयन ये एल्काइल हैलाइड पे रिएक्ट करता है तो क्या बनते हैं, हमारे पास ईथर्स की फॉर्मेशन होती है, और इससे आप सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के ईथर्स को प्रिपेयर कर सकते हो बाय टेकिंग डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स एंड डिफरेंट एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर आपने यहाँ पे टर्शरी एल्काइल हैलाइड लिया तो हमारे पास वहां पे सब्स्टिट्यूशन ना होके एलिमिनेशन होता है, क्योंकि उसके अंदर जो हमारा कार्बोकेटायन है वो स्टेबल है, तो वहां पे हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और ये जो हमारा एल्कोक्साइड आयन है ये बेस की तरह काम करता है। जैसे ये हाइड्रोजन रिमूव करेगा कार्बोकेटायन बनेगा तो वहां से Br निकल जाता है। ठीक है, तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर होती है, वहां पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। मतलब अगर मेरे पास ये रिएक्टेंट्स हों तो हम एक्सपेक्ट तो क्या कर रहे हैं कि ये इस पे अटैक करेगा, Br यहां से निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगी, एक ईथर बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, ये जो एल्कोक्साइड है ये किसकी तरह काम करता है, एक बेस की तरह काम करता है, इस H को निकालेगा और जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या होगा कि, एक सेकेंड, पहले यहां से ना Br निकल जाता है और यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है और ये जो CH3 हुआ है ये बेस की तरह काम करता है, इस H को ले जाएगा, यहाँ आपका डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे Br निकल जाएगा।
ठीक है, बहुत अच्छा बेस होता है CH3ONA, और ये यहाँ पे सब्सटीट्यूशन इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ पे हिंडर्ड साइट है, इसका अटैक करना डिफिकल्ट है, तो ये इसलिए लेस हिंडर्ड साइट से सिर्फ H निकाल लेता है और हमारे पास क्या बन जाती है, एक एल्कीन बन जाती है। तो अब मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हमें कोई इस टाइप का ईथर चाहिए जिसमें एक टर्शरी ग्रुप हो, तो फिर हम क्या करें, अगर मुझे ये ईथर चाहिए तो बस हमें क्या चेंज करना है कि जो हमारा एल्कोक्साइड है वो तो हम टर्शरी वाला ले लें और जो हमारा एल्काइल हैलाइड है वो हम प्राइमरी ले लें। ऐसा नहीं है कि हम टर्शरी ग्रुप वाले ईथर्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते इस मेथड से, बस हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हमें एल्कोक्साइड टर्शरी लेना है, एल्काइल हैलाइड कभी भी टर्शरी नहीं लेना। अगर आप टर्शरी एल्काइल हैलाइड लोगे तो आपको एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब एल्कीन मिलेगी। ठीक है, तो देखो ये मेथड जो मैंने यहाँ पे बताया उसी से आपको आपकी रिक्वायर्ड एल्कीन भी मिल रही है 2 मिथाइल प्रोपीन। अभी मैंने क्या बताया कि आप टर्शरी एल्कोक्साइड लोगे तो सब्सटीट्यूशन होगा, तो देखो इसमें भी टर्शरी एल्कोक्साइड है, इसमें भी और इसमें भी, सिर्फ एक ही फर्स्ट ऑप्शन है जिसके अंदर आपका टर्शरी एल्काइल हैलाइड लिया गया है, तो यहीं पे आपको सिर्फ एल्कीन मिलेगी एज अ प्रोडक्ट, बाकी तीनों में आपके पास ईथर बनेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। देन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल इन वाटर। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी आपकी दो चीजों पे डिपेंड करती है और स्पेशली अल्कोहल के केस में, अल्कोहल के केस में क्या होता है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अल्कोहल्स की, तो फर्स्ट फैक्टर तो हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि जिसमें जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी। सेकेंड थिंग होती है आपके पास साइज वाला फैक्टर। ठीक है, साइज वाला फैक्टर इन द केस कि कार्बन चेन कितनी बड़ी है। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट वाला फैक्टर देखते हैं। देखो फर्स्ट में आपके पास एक OH है, यहाँ पे आपके पास एक OH है, इसमें दो OH है, इसमें भी दो हैं और इसमें भी तीन है, इसमें तीन है। ठीक है, तो हमने ये तो जज कर लिया कि फोर्थ की सबसे ज्यादा होगी क्योंकि फोर्थ में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन शो करेगा, तो इसलिए इसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। अब बात करें सेकंड और थर्ड की, दोनों में ही दो OH हैं, लेकिन हम पहले फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट में आपके पास एक ही OH है, तो एज कंपेयर टू ये सेकंड और थर्ड इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो फर्स्ट आपका इसमें भी है और इसमें भी है, तो आपका ऑप्शन डी भी गलत है। ठीक है, अब देखो भाई, अब बात आती है आपकी कार्बन चेन की। हमने क्या पढ़ा था, जैसे जैसे नॉन पोलर पार्ट मतलब आपकी कार्बन चेन इंक्रीज करती जाती है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाती है, क्योंकि कार्बन वाली जो चेन है आपकी कार्बन हाइड्रोजन वो आपका नॉन पोलर पार्ट है और वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो इसमें इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी जैसे जैसे नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जाएगा, तो आपके थर्ड की सॉल्युबिलिटी सेकंड से कम होगी, इसलिए आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है और फिर ये बताना है कि जो आपका सी आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो भाई इस रिएक्शन को। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, NaOH। जब NaOH फिनोल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एक बेस है और फिनोल का H एसिडिक होता है, तो एसिडिक H को निकालेगा, आपको क्या मिल जाएगा, यहां से फिनोक्साइड आयन मिल जाएगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया आपको, CO2 दिया गया ना, और O नेगेटिव क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो क्या करेगा, यहां पे O नेगेटिव है। ठीक है, और यहाँ पे ये आपकी रिंग है, जैसे ही ये बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड आपका किस पे अटैक कर देगा, CO2 के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, तो यहां से आपके पास क्या बन गया, कार्बोक्सिलेट एनायन बन जाएगा। यहां आ गया आपका CO नेगेटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको पता है ना कि जो ये वाला ग्रुप है इसके अंदर फिनोल वाली फॉर्म जो इनोल फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म, क्योंकि एरोमेटिसिटी आ जाती है। तो अब यहाँ तो एरोमेटिसिटी खत्म हो गई, वापस से एरोमेटिक बनाने के लिए कंपाउंड को हमें क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पे आपके पास CO नेगेटिव है और इसके साथ H भी है, ठीक है। तो ये H पे ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ वापस आ जाएगा और ये बॉन्ड टूट के ये बन जाएगा आपका O नेगेटिव, वापस से आपकी रिंग एरोमेटिक हो गई और यहां बन गया COH। अब ये फिर से फिनोक्साइड बन गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करनी है। जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करोगे वापस से आपका फिनॉल जनरेट हो जाएगा। तो ये तो था आपका A प्रोडक्ट। अब B प्रोडक्ट क्या बनेगा कि आपके पास यहां OH और यहां COH, इसको क्या बोलते हैं हम, सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। ये आपका बन गया B, ठीक है। अब जो सैलिसाइलिक एसिड हमारे पास बना है, अगर हम इसकी एसिटाइलेशन कर दें, ये रिएक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या होता है, अगर हम सैलिसिलिक एसिड की एसिटाइलेशन करेंगे तो जो आपका OH है वो OCOCH3 ग्रुप में, मतलब एसिटाइलेशन हो जाएगी आपके OH ग्रुप की, और उससे हमें क्या मिलेगा, एक एस्टर मिल जाएगा OCOCH3 और COH, ठीक है। और ये फॉर्मूला होता है, जर्नल फॉर्मूला है ये आपके एस्पिरिन का, ठीक है। एस्पिरिन एक ड्रग होती है, तो उसका ये आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। और इसको आपको याद भी रखना है कि एस्पिरिन का जर्नल फॉर्मूला या कॉमन नेम, जो ये मतलब इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है वो आपको याद होना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। एक स्टेप पे हमारे पास सैलिसाइलिक एसिड बना है लेकिन उन्होंने सी पूछा हुआ है, तो सी पे आपका क्या बना है यहाँ पे, एस्पिरिन। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन फिनोक्साइड आयन। मतलब कि हमारे को ये जो ग्रुप्स दिए गए हैं उसमें हमें ये देखना है कि कौन सा ग्रुप जो इसमें फिनोक्साइड आयन को ज्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा। तो सबसे पहले तो हम इन सबके स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होंगे। फर्स्ट है आपके पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH, ठीक है, और 2,4,6 पोजीशन पे NO2 NO2 एंड NO2, ठीक है। एंड सेकंड फिर आपके पास क्या होगा, यहाँ पे 3,5 डाई नाइट्रोफिनाइल, मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ 3 और 5 पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगाना है, ठीक है। थर्ड आपको दिया गया है 4 मिथाइल फिनॉल OH और CH3, और डी वाला आपको क्या दिया गया है, OH और 3 नाइट्रो पे, मतलब थर्ड पोजीशन पे आपको नाइट्रो ग्रुप लगाना है। तो हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा फिनोक्साइड आयन को स्टेबल, मतलब जब हम OH में O नेगेटिव बना देंगे, H को हटा देंगे, तो कौन उसको ज्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा। अब बात किसकी है, नेगेटिव चार्ज की। नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज कौन करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो क्या करेगा, पहले ही नेगेटिव चार्ज है, अगर वो उसको और भी ज्यादा नेगेटिव देगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिख रहा है, वो कौन से वाला है, CH3 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, CH3 का प्लस H और प्लस I इफेक्ट होता है, डोनेटिंग इफेक्ट होता है, तो ये इसको डीस्टेबलाइज करेगा। तो सबसे ज्यादा लेस स्टेबल आपका C होना चाहिए। तो या तो ऑप्शन 1 हो सकता है या 3 हो सकता है, ना तो आपका ऑप्शन 2 है यहाँ पे और ना ही ऑप्शन 4 है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो इन तीनों में ही आपका NO2 ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन अगर हम नंबर के बेस पे जज करें और इफेक्ट के बेस पे देखें तो हमारा क्या होता है, देखो OH जब ऑर्थो पैरा पे है तो उसका -M और -I दोनों ही इफेक्ट होते हैं। कौन कौन से इफेक्ट होंगे, -M एंड -I, ठीक है। लेकिन इन दो पोजीशन पे, यहाँ पे भी ये मेटा है और ये भी मेटा है, ठीक है, और इसमें भी मेटा, तो यहाँ सिर्फ -I इफेक्ट होगा। लेकिन इसमें एक ग्रुप का -I इफेक्ट है, इसमें दो का है, तो इसमें ये ज्यादा स्टेबल नहीं कर पाएगा एज कंपेयर टू दिस, इसमें ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगा दो ग्रुप की वजह से। तो इसके बाद आपका कौन से वाला आना चाहिए, डी वाला ऑप्शन। तो डी वाला अभी आपका दोनों में है, तो फर्स्ट भी हो सकता है और थर्ड भी। अब हमें चूज करना है इन दोनों में से। तो देखो ये तो -M और -I दोनों से ही विड्रॉ कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ -I से विड्रॉ कर रहा है, तो विड्रॉ ज्यादा किसमें होगा, इस वाले में। तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही कर पाएगा नेगेटिव चार्ज को। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है,
IUPAC नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। अब हमें ईथर का IUPAC नेम देना है, तो IUPAC नेम लिखने का इसका तरीका क्या होता है, हम इसको लिखते हैं एल्कोक्सी एल्केन की फॉर्म में। ठीक है, एल्कोक्सी मतलब कि एक जो आपके पास कार्बन चेन है उसको तो आप एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह मान लो, और जो दूसरी आपके पास एल्काइल पार्ट है उसको आप अपना मेन चेन कंसीडर कर लो। ठीक है, जैसे अगर आपके पास ROR है तो ये पार्ट आपका एल्कोक्सी और ये एल्केन। अब हम एल्कोक्सी में कौन सा लेते हैं और एल्केन में कौन सा, देखो एल्कोक्सी में वैसे तो आपका लिया जाता है जो शॉर्टेस्ट चेन है आपकी कार्बन की वो एल्कोक्सी में, और जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको हम एल्केन में लेते हैं। लेकिन कभी कभी हमें शॉर्टेस्ट चेन को भी एल्केन में लेना पड़ता है। कब लेना पड़ता है, जब आपका एल्केन के अंदर क्या हो, कोई फंक्शनल ग्रुप, जब छोटी चेन में भी कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको हमें मेन चेन कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, और लॉन्गेस्ट चेन को एल्कोक्सी में लेना पड़ता है। लेकिन देखो यहाँ आपको कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं दिया गया, यहाँ पे मेन चेन एक तो है 4 कार्बन की और यहाँ पे कितने कार्बन की है 6। ठीक है, तो 6 वाली आपकी एल्केन पार्ट में आएगी और 4 वाली आपकी एल्कोक्सी पार्ट में आएगी। कितने क्या नाम होगा इस वाली चेन का, 1 2 3, 3 पे मिथाइल, और फिर एल्कोक्सी बनाना है तो क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटेन वाली को ब्यूटोक्सी, तो 3 मिथाइल ब्यूटोक्सी। और मेन चेन C6H5 किसके लिए होता है, बेंजीन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा इसका नाम, 3 मिथाइल ब्यूटोक्सी बेंजीन। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल हैज द स्ट्रक्चर, मतलब इनमें से किसको हम फिनोल की प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। तो देखो इनमें तो हमने बाकी तीनों को तो फिनोल की प्रिपरेशन में नहीं पढ़ा, लेकिन इससे हमने फिनोल की डायरेक्ट प्रिपरेशन पढ़ी है। ये क्या है आपका, क्यूमिन है। जब बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमिन बोलते हैं। ठीक है, ये तो क्या होगा, जब हम इसका क्या प्रिपरेशन थी, जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले हमें क्या मिलता है, एसिड मिलता है। ठीक है, एसिड मिलता है, और फिर अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहां से एक तो फिनॉल मिलता है और उसके साथ साथ एसीटोन रिलीज होता है, CH3COCH3। ठीक है, तो ये आपका क्यूमिन है, इससे हमने डायरेक्ट प्रिपरेशन पढ़ी है, तो यही आपका इसका आंसर है जो फिनॉल की प्रिपरेशन के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैकेनिज्म से है। देखो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, और मैकेनिज्म से पूरा का पूरा विद स्टेप्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपको सारे स्टेप्स को ऑर्डर से अरेंज करना है। तो पहले हम एक एक स्टेप देखते हैं मैकेनिज्म का। स्टेप 1 क्या होता है कि आपका जो वाटर है ना वो प्रोटोनेट होता है। सबसे पहले वो H पॉजिटिव पे अटैक करेगा और यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव बन जाएगा। स्टेप सेकंड में क्या होता है कि जो एल्कीन है वो आपकी अटैक करेगी प्रोटोनेटेड वाटर के ऊपर, O पे पॉजिटिव चार्ज है। देखो जो एल्कीन के ये पेयर है, पाई बॉन्ड है, ये H पे अटैक करता है, O पॉजिटिव पे नहीं करता। रीजन कि आपका जो O होता है ना वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, और जब भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो उसको और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बना देती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर। ठीक है, तो इसलिए ये आपके शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करेगी, नॉन बॉन्डेड पेयर के लिए कोई इंट्रैक्शन शो नहीं करती। तो इसने ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को ना ऑलरेडी विड्रॉ किया हुआ है। जैसे ही हाइड्रोजन को कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या होता है, आपके पास सैंपल में एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी है ना वाटर, और एक इलेक्ट्रोफिलिक भी है कार्बोकेटाइन। तो क्या होता है, कार्बोकेटाइन पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है किसका, वाटर का, नेक्स्ट स्टेप में। और जैसे ही वाटर अटैक करेगा आपको एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इसको स्टेबल करने के लिए आपका जो H है वो यहां से निकल जाएगा, डीप्रोटोनेशन होगी फोर्थ स्टेप में। ठीक है, और आपको अल्कोहल्स मिल जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या हुआ, प्रोटोनेशन ऑफ वाटर। कौन से वाला स्टेप है ये आपका, थर्ड स्टेप। देखो प्रोटोनेशन ऑफ वाटर, तो फर्स्ट स्टेप यही हो गया ना। तो यहाँ पे देखो आपका सबसे पहले कौन सा होना चाहिए, C। तो आपका ऑप्शन 2 भी गलत है और ऑप्शन 3 भी गलत है। ठीक है, उसके बाद अब सेकंड स्टेप देखो आपका क्या है कि अटैक हो रहा है आपके पाई बॉन्ड्स का किस पे, H3O पॉजिटिव पे।
तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव। तो सी के बाद डी, देखो आपको ऑप्शन तो यही मिल गया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको एक दो स्टेप पता है तो मोस्टली आंसर मिल जाते हैं, लेकिन हमें तो पूरा पढ़ना है। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो कार्बोकेटाइन बना उस पे वाटर अटैक कर रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन, तो डी के बाद ए एंड देन डी प्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल, और फिर क्या हो गया आपका बी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 1 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोल ऑन ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड। फिनोल की डायरेक्ट ऑक्सीडेशन हमने पढ़ी है, क्रोमिक एसिड क्या होता है H2CrO4। ठीक है, ये है आपके पास फिनोल, और जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं H2CrO4 के साथ तो हमें क्या मिलता है बेंजोक्विनोन। ठीक है, दोनों पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड O आ जाएगा और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेंजोक्विनोन। तो इसका डायरेक्ट आपका आंसर कौन सा हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फिर से एक क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको भी पहले भी बताया था। क्या होता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले जितने भी क्वेश्चन है आपको इनका पूरा का पूरा सारे स्टेप्स विद मैकेनिज्म देखना है। पहले हम ये देखते हैं कि होता क्या है। देखो, जब आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड हो, अगर आप इसकी रिएक्शन किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हो तो आपको मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अगर आप किसी भी और एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हो तो हमें मिलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, और अगर आप किसी कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हो तो हमें मिलते हैं टर्शरी अल्कोहल। तो अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया टर्शरी अल्कोहल, आपको टर्शरी चाहिए ना, तो देखो आपको फर्स्ट में भी एल्डिहाइड दे रखा है, थर्ड में भी और फोर्थ में भी, सिर्फ एक सेकेंड स्टेप में आपको कीटोन दिया गया है। तो हम बना के देखते हैं, देखो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेंगे आपके पास PHCO CH3। अगर आपके पास ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है PHCH2MgBr, तो इस CH2 पे नेगेटिव चार्ज है, ये इस पे अटैक करेगा, बॉन्ड टूटेगा, क्या बन जाएगा PHCO नेगेटिव CH2PH और CH3। ठीक है, O नेगेटिव MgBr पॉजिटिव। देन क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा। देखो ये टर्शरी है ना, 3 साइड कार्बन प्रेजेंट है इसके, तो कौन से वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है HBr रिएक्ट फास्टेस्ट विद। क्या होता है जब अल्कोहल के साथ HBr रिएक्ट करता है, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपके पास कोई भी अल्कोहल है उसमें HBr क्या करेगा, जो इसका H है ना उसके ऊपर अटैक करेगा वाटर बना के, और कार्बोकेटाइन बन के निकल जाएगा। तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक कार्बोकेटाइन बन रहा है ना। तो उस कार्बोकेटाइन को स्टेबल होना चाहिए। अगर देखो इंटरमीडिएट बन रहा है, रिएक्शन कब फास्ट होगी जब आपका इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो स्टेबल हो। ठीक है, और कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, क्या होता है हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर कार्बोकेटाइंस के लिए, टर्शरी कार्बोकेटाइन, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो अब हम इसमें देखते हैं कौन कौन से कार्बोकेटाइन बनेंगे। देखो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 CH3OH, मतलब सेम ही पोजीशन पे है। तो यहाँ पे देखो अगर ये प्रोटोनेट होके वाटर बना, ये निकला, तो यहाँ टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है प्रोपेन 1 यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी बन रहा है। ठीक है, प्रोपेन 2 में सेकेंडरी बन रहा है, और 2 मिथाइल प्रोपेन 1 में यहाँ पे देखो पहले प्राइमरी बन रहा है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है, पॉसिबल है, बन सकता है टर्शरी, लेकिन जहां पे डायरेक्ट पहले टर्शरी बन रहा है रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। यहाँ प्रोडक्ट को स्टेबलाइज करने के लिए तो हमें रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, लेकिन रीअरेंजमेंट में भी तो कुछ एनर्जी का यूज होगा ना, तो मतलब वो रिएक्शन थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, रीअरेंजमेंट में कुछ टाइम लगेगा। लेकिन जहां डायरेक्ट टर्शरी बन रहा है वो रिएक्शन हमारी बहुत फास्ट होगी, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड विच रिएक्ट फास्टेस्ट विद लुकास रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर। लुकास रिएजेंट क्या होता है आपका HCl प्लस ZnCl2। हमने पढ़ा है ना कि जब लुकास रिएजेंट का यूज किस लिए होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए।
कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं हम, जब भी टर्शरी अल्कोहल की रिएक्शन HCl ZnCl2 के साथ होती है तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड बनता है, जो आपके सॉल्यूशन में इमीडिएट टर्बिडिटी देता है। टर्बिडिटी का मतलब होता है क्लाउडीनेस, बिल्कुल व्हाइट व्हाइट सा सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो टर्शरी वो सबसे पहले देता है, सेकेंडरी थोड़ी देर शेक करने के बाद, और प्राइमरी तो रूम टेम्परेचर पे देता ही नहीं है, उसको आपको हीट करना पड़ता है अगर आपको टर्बिडिटी देखनी है तो सबसे फास्ट कौन दे रहा है लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन, आपका टर्शरी अल्कोहल। तो अब हमें इसमें भी यही देखना है कि टर्शरी कौन सा है, देखो ब्यूटेन टू ओल, प्रोपेन टू ओल की तरह ही हो गया ना, ये कैसा होता है आपका सेकेंडरी, ठीक है, ये कैसा हो गया प्राइमरी। अब इसमें भी 1 पोजीशन पे आपका ओल लगा हुआ है तो ये भी प्राइमरी होता है, सिर्फ एक 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल है यहाँ पे जो टर्शरी है, तो ये आपका क्या करेगा, बहुत फास्ट रिएक्शन देगा लुकास रिएजेंट के साथ, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यू कंपाउंड्स आर गिवन बिलो A to D, arrange them in the increasing order of their boiling point, pentane 1-ol, N-butane, pentane 1-al and ethoxyethane, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा तो आपके अल्कोहल की होगी, अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और एन ब्यूटेन में सबसे कम होगी क्योंकि इसमें वैन डेर वाल इंटरेक्शन है। बाकी दो आपके क्या है, ईथर और एल्डिहाइड, दोनों में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, लेकिन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स आर स्ट्रॉन्गर देन ईथर, तो इसीलिए आपके एल्डिहाइड का ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ईथर। तो सबसे ज्यादा पेंटेन 1-ol का, तो ए ऑप्शन आपका इन दोनों में है, ये दोनों इनकरेक्ट, ठीक है। अब आप बी और देख लो, बी लास्ट में होना चाहिए, तो बस यहीं से आपका आंसर आ गया। अगर इन दोनों में आप कंफ्यूज भी हो सी और डी में कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो आपको ए और बी के बेस पे भी आपका आंसर जज हो गया, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द गिवन रिएक्शन। ये वैसे ही क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था आपको नेम रिएक्शन सारी की सारी याद करनी है, डायरेक्ट आपको पूरी की पूरी रिएक्शन देके बस नाम पूछते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, फिनोल से आप सैलिसिल्डिहाइड बना रहे हो, कौन सी रिएक्शन है ये, रीमर टीमर रिएक्शन। कोलबेज में क्या होता है आपके पास, फिनोल से सैलिसिलिक एसिड बनता है CO2 के साथ रिएक्शन होके, विलियमसन सिंथेसिस हमने अभी डिस्कस करी थी, ईथर की फॉर्मेशन होती है, और सैंडवियर रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें आपके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आपके पास या तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो ये वाली आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, रीमर टीमर, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। देन ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन इज एन एसिटाइलेशन प्रोडक्ट ऑफ। हमने देखा था ना कि जब हम सैलिसिलिक एसिड की एसिटाइलेशन करते हैं तो हमें एस्पिरिन मिलती है। तो अब यहाँ पे आपको कॉमन नेम ना देके आपको उनका IUPAC नेम दे रखा है, तो पहले हम अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। सैलिसाइलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, OH और COH। देखो अब COH को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है ना OH के रिस्पेक्ट में, तो इसीलिए इसको तो आप मेन चेन मान लो। ये आपका क्या हो गया, बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड के अगर मैं देखूं और ये पोजीशन ऑर्थो, ये दोनों मेटा और ये पैरा। ऑर्थो पे आपके पास क्या है, हाइड्रोक्सी, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो आज मैंने सारे आपके अल्कोहल फिनोल और ईथर के 22 एंड 23 के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं। अगर स्टिल किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम फिर स्टार्ट करेंगे।